महा एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दोबारा सत्ता में आने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में डीएमके की सरकार बनने के चांस दिख रहे हैं। जी न्यूज की महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी पहली बार असम में सरकार बना सकती है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी को 80, कांग्रेस को 32, AIUDF को 11 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। परिवर्तन के लिए, विकास के लिए लोगों ने बीजेपी पक्ष में अपना मतदान दिया। काउंटिंग के समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के लिए। जी न्यूज की महा एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में दोबारा ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है। यहां बीजेपी को 5, लेफ्ट को 90, टीएमसी को 196, जबकि अन्य को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। ये साफ है कि आम जनता विकास के पक्ष में अपना वोट पेश की है और चाहती है कि और 5 साल ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बने। महा एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में AIADMK को 94 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 130 सीटें और बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। अगर महा एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो बड़ा सवाल ये कि क्या ये कांग्रेस के अंत की शुरुआत है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले गए। इसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। अब सभी को इंतजार है 19 मई का, जब इन सभी राज्यों के चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। 3 राज्यों में आज हुई वोटिंग में मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। केरल की 140 विधानसभा सीटों पर 71.7% मतदान हुआ। तमिलनाडु की 232 सीटों पर 69.19% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु की बाकी 2 सीटों पर चुनाव 23 मई को होंगे। पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर 81.94% मतदान हुआ। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े 19 मई को नतीजों में तब्दील होते हैं तो देश में असम और केरल में सत्ता गंवाने के बाद सिर्फ 6 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार रह जाएगी। 19 मई को अगर बीजेपी असम जीतती है तो उसकी सरकार 13 राज्यों में हो जाएगी। इन विधानसभा चुनावों को मिनी आम चुनाव माना जा रहा है। ऐसे में इन चुनावों के नतीजों का असर आने वाले समय में देश की राजनीति पर देखने को मिल सकता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जामिया नगर में बदमाशों ने NDMC के लीगल एडवाइजर की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात के वक्त MM खान अपनी स्विफ्ट कार पर सवार थे जब 2 अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई है। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, विद्या, आपसे कुछ देर पहले की एक घटना है जो MM खान, जो कि NDMC में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के पद पर तैनात है, ये अपने घर के पास ही थे अपनी स्विफ्ट कार में। तभी बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार हमलावर आए, सीने पर गोली मारी है, जिसके बाद गंभीर हालत में कई होली हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया गया और जो खबर आई है उसके बाद वहां पर ले जाया गया, गंभीर उनको हालत में ले जाया गया था जहां पे उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पहचान करने की कोशिश कर रही है कि वो दोनों जो हमलावर आए थे वो कौन थे, किस तरह से आए हैं, क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी। तो उस आधार पर जांच शुरू की जा रही है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि उनको पकड़ा जा सके। जी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को लेकर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान सभी पार्टियों ने 3 मुद्दों को उठाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस बार सभी मेडिकल कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा NEET के जरिए होगी। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है, जिसके बाद आज सरकार ने सभी दलों की राय जानने के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक में राजनीतिक दलों की चिंता क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल, सिलेबस और राज्य बोर्डों की तरफ से आयोजित परीक्षाओं को लेकर दिखी। सबका मत है कि नीट लागू होना चाहिए और केंद्र सरकार भी इच्छुक है कि नीट लागू हो। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अपनी सीट्स हैं उस पर नीट का ही एग्जामिनेशन लागू होगा और वो इसी वर्ष से होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विपक्षी दलों ने चिंता जताई थी कि राज्य बोर्ड से वर्नाकुलर भाषाओं में पास होने वाले और दूर दराज इलाकों में रहने वाले छात्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शायद बेहतर प्रदर्शन न कर पाएं।
इस बार NEET 2 चरणों में हो रही है। पहला चरण 1 मई को हुआ था, जबकि दूसरा चरण 24 जुलाई को होगा। भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को 5 दिनों की CBI हिरासत में भेज दिया गया है। कल आनंद जोशी को दिल्ली के तिलक नगर से गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को कल वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर से गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 5 दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक आनंद जोशी ने भ्रष्टाचार से जमा पैसों को खपाने के लिए 3 मीडिया कंपनी बना रखी थी। जोशी की पत्नी मीनाक्षी इन कंपनियों की डायरेक्टर हैं। CBI मीनाक्षी से भी पूछताछ कर सकती है। CBI से जुड़े सूत्र ये भी बताते हैं कि अगर एडिशनल सेक्रेटरी PK प्रसाद पर लगे आरोप सच हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि प्रसाद इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। CBI ने आनंद जोशी के घर में छापेमारी के बाद 11 मई को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूछताछ से पहले ही आनंद जोशी अपने घर से गायब हो गए थे। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के कर्जदार इंडस्ट्रियलिस्ट विजय माल्या ने वापस भारत लौटने की 2 शर्तें रखी हैं। साथ ही माल्या ने बैंकों को 6,868 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का नया प्लान भी दिया है। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए के कर्जदार इंडस्ट्रियलिस्ट विजय माल्या ने कहा है कि अगर उनकी कुछ शर्तें मान ली जाए तो वो भारत आने के लिए तैयार हैं। लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनाइटेड ब्रूअर्स लिमिटेड की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए माल्या ने कहा कि वो भारत आने के लिए तभी तैयार होंगे जब उनकी आजादी बरकरार रहे और उन्हें पूरी सुरक्षा मिले। साथ ही माल्या ने यह भी कहा कि बैंकों का पैसा लौटाने का उनका पूरा इरादा है और इसके लिए उनके बैंकों से बातचीत चल रही है। माल्या ने भरोसा दिया है कि वो गंभीरता से बैंकों के साथ लोन के रीपेमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो सभी सवालों का जवाब देने के लिए भारत लौटने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा और आजादी की गारंटी चाहिए। वहीं सरकार ने साफ किया है कि माल्या की वापसी के लिए वो सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। The agencies will make every endeavor under the options available. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की जांच CBI से कराने का फैसला किया है। वहीं राजदेव रंजन की पत्नी ने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि अभी तक सरकार के किसी भी मंत्री ने उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया है। राजदेव रंजन के परिवार की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार CBI जांच कराने के लिए तैयार हो गए हैं। बचकर कहां जाएगा, कितने दिनों तक बचेगा? अब तो हम CBI को ही दे देंगे, अब जिसका भी हो। वहीं अब राजदेव रंजन की पत्नी ने अपने परिवार को जान का खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है। CBI के अलावा मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं है, ना तो नीतीश पर, ना तो लालू पर, ना ही यहाँ सिवान। इसके बाद मुझे आशंका है कि मेरे बच्चों पर, मुझ पर भी हमला किया जा सकता है। सत्ताधारी RJD ने सिवान के JP चौक पर धरना देकर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं विपक्ष अब राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। विपक्ष के इस वार पर पलटवार करने में राज्य सरकार ने भी देर नहीं लगाई। जहां आउट ऑफ कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर के नाम की चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती, वहां के लिए तो इन लोगों ने आज तक राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं की। संसद में लंबे वक्त से अटके GST बिल पर सहमति बनाने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस समेत सभी पार्टियां GST बिल के पक्ष में हैं। सरकार ने लंबे वक्त से अटके गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST बिल को संसद से पास कराने की कयावत अभी से शुरू कर दी है। मॉनसून सेशन से पहले ही सरकार सभी दलों के साथ आम सहमति बनाने में जुट गई है। इस बिल को लेकर विपक्ष संसद में भले ही अब तक रोड़ा अटकाता दिखा हो, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि कांग्रेस समेत सभी दल इस बिल पर सहमत नजर आ रहे हैं। Each one of the UPA partners, from the DMK to the NCP, are making strong noises in support. वहीं कांग्रेस ने भी सफाई देते हुए कहा कि उसने GST बिल का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि उसका विरोध बिल में कुछ बदलाव करने को लेकर था। तो GST के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमने कुछ अमेंडमेंट्स दी थी उसमें। वो अमेंडमेंट्स अगर पिछले साल ही सरकार ने मान ली होती
तो आज तक ये बिल पास हो गया होता। आध्यात्मिक गुरु और संत निरंकारी के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर आज कनाडा से दिल्ली लाया गया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को होगा। कनाडा में 13 मई को सड़क हादसे में निधन के बाद निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह दिल्ली के नॉर्थ कैंपस की निरंकारी कॉलोनी पहुंचा। परिवार के लोगों की रस्म अदायगी के बाद पार्थिव शरीर को बुराड़ी के ग्राउंड नंबर 8 पर अगले 2 दिनों के लिए रखा गया है। बड़ी तादाद में उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर 18 मई को किया जाएगा। दूर दराज से हजारों की तादाद में आ रहे अनुयायियों के मद्देनजर अगले 2 दिनों तक उनके 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था की गई है। हमारा 18 तारीख सुबह 8 बजे तक दर्शन का प्रोग्राम चलेगा। हरियाणा के सोनीपत में पंचायती चुनाव में वोट न देने के कारण एक फौजी के भाई और पिता की हत्या कर दी गई है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे नाराज मेजर सुशील ने पुलिस से भरोसा उठने की बात कही है। मामला हरियाणा के सोनीपत के करबेड़ी गांव का है। यहां 12 मई को एक फौजी के पिता और भाई को गोलियों से भून दिया गया। सेना में मेजर सुशील के पिता जगवीर चिकारा और भाई अनिल को घर लौटते वक्त सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि पंचायत चुनाव में दोनों ने वोट नहीं दिया था। आरोपी गांव के 4-5 अपराधी किस्म के युवक हैं। बावजूद इसके पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ने वाला फौजी अब सिस्टम से लड़ाई लड़ रहा है। मैंने एसपी से बात भी की और उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस चीज पे कार्रवाई कर रहे हैं, बट जिस तरीका का हुआ है कार्रवाई, उससे नहीं लगता कि कार्रवाई की गई। लाइलाज हो चुके मरीजों को सरकार इच्छा मृत्यु का हक देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार से इस बारे में निर्देश मिलने के बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय इस कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। सरकार ने इच्छा मृत्यु का हक देने के लिए एक ऐसे विधेयक का प्रस्ताव रखा है जो पैसिव यूथनेशिया की इजाजत देता है। इसमें मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट या इलाज बंद करने का अधिकार होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 19 जून तक इस मामले पर लोगों से अपनी राय और सुझाव देने को कहा है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर टर्मिनली इल पेशेंट्स बिल रखा गया है, जिस पर लोग तय तारीख तक कमेंट करके या ईमेल लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। गुजरात के जामनगर में लोगों से बातें करते करते बीजेपी की सांसद पूनम माडम 7 फीट गहरे नाले में गिर गई। नाले में गिरने के बाद उन्हें काफी चोटें भी आई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब बीजेपी सांसद पूनम मदाम अपने इलाके के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रही थी। इसी दौरान अचानक नाले का स्लैब टूट गया और वो 7 फीट गहरे नाले में गिर गईं। पूनम मदाम के साथ साथ कई और लोग भी नाले में गिर गए। नाले में गिरने से पूनम बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं। उनके सिर और पैर में चोट आई है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूनम बेन माडम 2014 में बीजेपी की टिकट पर पहली बार सांसद बनी थी। इससे पहले वो जामनगर के खंभालिया में बीजेपी की ही टिकट पर विधायक भी रह चुकी है। रियो ओलंपिक में 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दावेदारी को लेकर सुशील कुमार और नरसिंह यादव की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है। पहलवान सुशील कुमार ने ओलंपिक ट्रायल के लिए मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।